हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई अभी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विद्युत धारिता, और इसके हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं और आज इसका ये तीसरा लेक्चर है। तो देखो भाई, अब तक हमने ये पढ़ लिया कि प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है, रैखिक समदैशिक प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ध्रुवण सदिश क्या होता है, विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है, विद्युत धारिता क्या होती है, पृथ्वी सैद्धांतिक और प्रायोगिक धारिता क्या होती है, और इनके सबके मात्रक क्या होते हैं। आज जो हमारे जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आज हमारे होगा संधारित्र। क्या होगा भाई? कैपेसिटर, है ना। आज हम बेसिकली इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के एक आध लेक्चर में, और इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले पीछे के लेक्चर से संबंधित कुछ एक आध छोटी मोटी डेफिनेशन वगैरह बच रही है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखो भाई, एक यहाँ पर डेफिनेशन होती है 1 फैराड की। जैसे हमेशा ध्यान रखो, हमेशा अगर टीचर आपको ये चीज नहीं भी पढ़ाए तो भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भौतिक राशि पढ़ते हो उस भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, जैसे मैं कहूं कि बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो यहां पर डेफिनेशन लिखनी होगी आपको 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन की परिभाषा कैसे लिखोगे आप? 1 न्यूटन की परिभाषा लिखने के लिए आप m का मान भी 1 कर दो और a का मान भी 1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। तो डेफिनेशन क्या बढ़ाओगे? यदि 1 किलोग्राम की वस्तु का त्वरण या 1 किलोग्राम की वस्तु में यदि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो इसका मतलब उसके ऊपर लगाया गया बल 1 न्यूटन होगा। कार्य की परिभाषा, कार्य W बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, परिभाषा सूत्र बनता है इसका ये, है ना। cos थीटा, थीटा को 0 ले लो, cos 0 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो, इसका मात्रक होता है आपके जूल। तो यहाँ पर आपको मात्रक, ये जो 1 जूल है, ये जो इसका मात्रक है, इसकी परिभाषा लिखनी है। कैसे लिखोगे? बल को 1 न्यूटन कर दो जिसको 1 मीटर, और कैसे लिखोगे परिभाषा कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर उसमें उत्पन्न विस्थापन 1 मीटर हो तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 1 जूल। कितना होता है? 1 जूल। इसी प्रकार हमने 1 कूलाम की परिभाषा लिखी, 1 वोल्ट की परिभाषा लिखी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखी, है ना, मात्रकों की। उसी प्रकार अब हम पढ़ रहे हैं, अभी हम धारिता पढ़ रहे हैं, है ना, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है फैराड। क्या होता है? फैराडे नहीं, पीछे के लेक्चर में बता चुका हूं। फैराडे नहीं होगा, फैराड होगा। क्या होगा? फैराड। तो ये जो 1 फैराड है, इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा इन सबको देख कर कि कैसे लिखते, है ना। देखो, तो धारिता का जो सूत्र होता है Q बटा V। यदि Q का मान 1 कूलाम हो और V का मान 1 वोल्ट हो तो C का मान कितना होगा? 1 फैराड, क्योंकि 1 बटा 1 1 ही हो जाएगा। यहां से आपको एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन लिखते वक्त आपको थोड़ी सी, यानी कहीं तो क्या करेंगे कि यदि किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और उसका विभव 1 वोल्ट हो, है ना, या कहीं बोल देंगे किसी वस्तु का विभव 1 वोल्ट और उसको 1 कूलाम आवेश दिया जाए तो उसकी धारिता 1 फैराड होगी, है ना। ऐसा नहीं लिखेंगे, इसकी परिभाषा देखो ऐसे लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए या 1 वोल्ट हो जाए, 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट हो जाए, तो उस वस्तु की धारिता कितनी होगी उस समय? 1 फैराड। कितनी होगी भाई? 1 फैराड होगी, है ना। तो ये धारिता की क्या होती, 1 फैराड की क्या होती? परिभाषा होती। इसके अलावा देखो, एक हमने जो इसके मात्रक पढ़े थे, मात्रकों में मैंने हालांकि आपको काफी चीजें बताई, उसके साथ इसमें एक चीज और होती है कि धारिता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? धारिता का क्या? सीजीएस मात्रक। तो भाई धारिता का आप सीजीएस मात्रक कैसे लिखोगे? तो धारिता का जो सीजीएस मात्रक है वो होता है स्टेट फैराड। क्या होता है? स्टेट फैराड। जैसे आवेश का स्टेट कूलम, विभव का स्टेट वोल्ट, इसी प्रकार धारिता का स्टेट फैराड। क्या होगा? स्टेट फैराड। तो 1 स्टेट फैराड बराबर देखो कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 11, 9 गुणा 10 की पावर 11 फैराड। देखो कैसे, इसको आप अच्छे से समझो। देखो, हम जानते हैं C बराबर होता है Q बटा V। आवेश जो होता है उसका सीजीएस पद्धति में मात्रक कितना होता है? मान लो दोनों एक है तो ये 1 कूलाम, है ना, 1 मिनट सॉरी, 1 फैराड बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 11 स्टेट फैराड, है ना, स्टेट फैराड। देखो अभी चेक कर लेंगे फॉर्मूले से क्या आएगा, है ना। इसके अंदर रट के याद रखने की आवश्यकता नहीं। 1 कूलाम है, ये 1 वोल्ट है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, 1 कूलाम पर वोल्ट, है ना। और 1 कूलाम पर वोल्ट 1 फेरेड, तो 1 फेरेड बराबर आया 1 कूलाम पर वोल्ट, है ना। ये इसका मात्रक सूत्र से बनाया हमने। अब देखो 1 फेरेड बराबर 1 कूलाम, कूलाम का जो सीजीएस पद्धति में जो सॉरी आवेश है उसका ऐसा मात्रक कूलाम होता है, सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम होता है। और उसका मतलब क्या होता है, 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम, या सीधा लिख दूं क्या, ESU, है ना, बटा 1 वोल्ट में कितने स्टेट वोल्ट होते हैं, 1/300, कितने होते हैं, 1/300 स्टेट वोल्ट। तो 1 फेरेड बराबर देखो बटा के बटा में ऊपर जाएगा 9, 3 को 3 से, है ना, तो ये कितना होगा, 3 3 या 9 एंड 10⁻2 प्लस 10⁻9 10⁻11, और यहाँ पे यूनिट क्या बची, ESU बटे स्टेट वोल्ट। इसको ही क्या कहते हैं, ESU बटे स्टेट वोल्ट। यही वास्तव में क्या होती है, वास्तव में यही चीज क्या है, स्टेट फेरेड। क्या है भाई, स्टेट फेरेड है। तो ये धारिता का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है ना, 1 फेरेड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड। ये आपके डिफेंस के यानी नेवी, एयरफोर्स, एनडीए या और कई प्रकार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो भाई जो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर आपने कहाँ देखा है, कहीं नाम सुना है किसी से। ज्यादातर ये हमारे जो मैकेनिक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, हमारे घरों के जो बिजली के उपकरण ठीक करते हैं, जैसे प्रेस है, पंखा है, कूलर, टीवी, ये सारी ठीक करते हैं, उनकी शब्दावली होती है। नॉर्मली सुना होगा आपने, इसका कैपेसिटर खराब हो गया है ना। आपके घर पे पंखा ठीक करने आता है कोई मिस्त्री, तो वो ऐसा कहता है। तो देखो क्या है इसके अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर, यानी संधारित्र। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संधारित्र, है ना। ये थोड़ा सुनने में भी अजीब लगता है, तो मिस्त्री आके कहे कि आपका संधारित्र खराब हो गया है ना, तो लोग कई प्रकार की चीजें समझ सकते हैं, है ना। देखो तो हम ये जो कैपेसिटर है, ये जो संधारित्र है, ये हमने कहा देखा है, पंखे या कूलर की जो मोटर होती है उसके पास में छोटा सा व्हाइट कलर का या और किसी कलर का सेल लगा होता है। एक तरफ हम सेल ही कहते हैं नॉर्मली हमें, है ना। और मारवाड़ी जबान में तो इसको परमानेंटली सेल ही कहते हैं, है ना। तो वो सेल जो होता है इतना, है ना, कई तो पटाखा भी बोल देते हैं उसको, है ना। देखो भाई, तो वो जो सेल होता है उस सेल को वास्तव में कैपेसिटर ही कहते हैं। अब वो कैसे काम करता है, उसको क्यों लगाया जाता है वहां पर, इन सब के बारे में तो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, वो जो उपकरण लगाया जाता है वो कैसे बनता है, वो क्यों बनाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में, है ना। तो कैपेसिटर की आवश्यकता कहां पड़ी, सबसे पहली बात, जैसे आपके पास में कोई ये वस्तु है, इस वस्तु को आपने आवेश दिया, तो भाई इस वस्तु की आवेश धारण करने की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा ही आवेश धारण नहीं कर पाती। तो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, टेलीविजन होता है, हमारे मोबाइल फोन होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उन सब के अंदर हमें आवेश संचय करने वाली एक ऐसी युक्ति चाहिए जो उनको बूस्ट अप करे, ना। ये आपको आगे बताएंगे कैसे होता है, पंखे में कैसे काम करता है, कूलर में कैसे काम करता है, बाकी उपकरणों में कैसे काम करता है, सब के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको इतना समझना है कि प्रत्येक वस्तु के आवेश धारण करने की एक लिमिट होती है, और उस लिमिट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो ये वस्तु है, ये आवेश ज्यादा से ज्यादा धारण कर सके, इसके लिए हम या तो माध्यम बदले, क्योंकि माध्यम में हम जाते हैं धारिता बढ़ जाती है, माध्यम में धारिता बढ़ जाती है, या इस चालक के आकार को बड़ा करते, इतना बड़ा करते। अगर फिर भी हमारे काम की धारिता, जैसे सुपर यानी हमारा सुपर कंप्यूटर बनाना है, उसमें हमें कैपेसिटर चाहिए, और उसमें बहुत अधिक धारिता का कैपेसिटर चाहिए जो आवेश बहुत ज्यादा संख्या, बहुत ज्यादा मात्रा में धारण करे। तो एक कैपेसिटर हमारे मकान की जितना बड़ा बनेगा तब जाके वो पर्याप्त धारिता मिलेगी। तो क्या ये व्यवहारिक है क्या, यानी किसी वस्तु का आकार बढ़ाकर उसकी धारिता को बढ़ाना एक व्यवहारिक उपाय नहीं है ना। हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी सारी वस्तुएं छोटी से छोटी हो, है ना। कंप्यूटर छोटा सा हो, मोबाइल बिल्कुल छोटा सा हो एकदम, है ना। इस प्रकार की चीजों की हम कल्पना करते हैं, या ऐसी चीजों की हमें वास्तव में आवश्यकता होती है जो ज्यादा सुविधाजनक हो। तो हमारे सामने समस्या यह है कि वस्तुओं की धारिता को कैसे बढ़ाया जाए। तो याद करो, देखिए जब धारिता की निर्भरता मैंने बताई थी, तब वहां पर एक चीज पढ़ी थी हमने, है ना, लास्ट वाली। क्या पढ़ी थी हमने, वो हमने पढ़ी थी कि अगर हमें किसी वस्तु की धारिता को बढ़ाना है, तो वो जो धारिता वो अन्य चालकों की उपस्थिति पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है,
अन्य चालकों की उपस्थिति पर। तो अन्य चालकों की उपस्थिति पर कैसे निर्भर कर सकती है, इन सभी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये, हम संधारित्र में क्या पढ़ने वाले हैं। संधारित्र एक आवेश संचय की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से ज्यादा मात्रा में विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है ना। इसकी डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि वस्तु का बिना आकार बदले उसके विभव में वृद्धि करके, है ना, या विभव को कम करके। देखो C बराबर Q बटा V, अगर विभव को कम करेंगे तो धारिता बढ़ी, है ना। इसके बारे में बताऊंगा सारा कुछ क्या है क्या नहीं अच्छे से। तो संधारित्र की परिभाषा क्या होगी कि वस्तु के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाना, ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन समझ में। कैपेसिटर क्यों आवश्यक है, क्योंकि वस्तुओं की एक आवेश धारण करने की क्षमता होती है और एक लिमिट से ज्यादा हम उसकी धारिता को नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमें संधारित्र की आवश्यकता है, और जिसमें आम वस्तुओं की तुलना में बहुत ज्यादा आवेश संचय करने की क्षमता होती है। इसकी भी धारिता को आगे बढ़ाएंगे हम धीरे धीरे, है ना। अब देखो, तो संधारित्र जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, जैसा हम कॉपी में किताबों में बनाते हैं वो ऐसा। बैटरी का कैसा होता है, ऐसा। प्रतिरोध का कैसा होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल उसी प्रकार संधारित्र का, इसके पास में C लिखा होता है, C का मतलब है धारिता, कोई और मतलब नहीं C का, है ना। जैसे C के कई मतलब होते हैं, यहाँ C का मतलब क्या है, धारिता, है ना। तो भाई देखो, इस C का मतलब जो है वो होता है धारिता। क्या होता है, धारिता। कईयों ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया दिमाग में, है ना। अब देखो भाई, यहाँ पर ये प्लस माइनस, है ना, ये प्लस वाला बताता है कि धनावेशित प्लेट है, माइनस वाला ऋणावेशित प्लेट। बैटरी में भी ऐसी प्लेट होती है, लेकिन संधारित्र में दोनों प्लेटें बराबर होती है। बैटरी में छोटी वाली माइनस वाले और ये प्लस वाली बड़ी होती है। छोटी वाली माइनस की ये निम्न विभव को बताती है, बड़ी वाली प्लस की उच्च विभव को बताती है ना। ये प्रतिरोध का साइन होता है। इसी प्रकार संधारित्र का ये साइन होता है। ये जो साइन है ये वास्तव में कहलाता है संधारित्र का नियत धारिता का संधारित्र, है ना। एक और होता है परिवर्तित धारिता का संधारित्र। वो कैसा होता है, परिवर्तित प्रतिरोध कैसे बनाते हो, 10th क्लास में आपने देखा था, इसी प्रकार तो बनाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार ये आपके क्या हो गया, परिवर्तित धारिता का संधारित्र, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है। इसके अलावा एक गोलीय संधारित्र और होता है, देखो ऐसा, इसको गोलीय संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय संधारित्र बोलते हैं। अब देखो, तो वास्तव में संधारित्र की परिभाषा क्या हो जाती है कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है, या बढ़ाने के लिए जिस युक्ति का हम प्रयोग करते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं, वास्तव में संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संधारित्र, कैपेसिटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत की। जो कैपेसिटर होता है उसका सिद्धांत क्या सिद्ध होता है, ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए 3 स्टेप में काम करेंगे हम। स्टेप फर्स्ट, इसके अंदर हम बात करते हैं, आपके पास में कोई आवेशित वस्तु है, ऐसी कोई प्लेट है ना, और इस प्लेट की धारिता है C बराबर Q बटा V। विभव V है, आवेश इसका Q है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड में हम इस प्लेट के पास में कोई उदासीन प्लेट लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, कोई उदासीन प्लेट। ये धनावेशित प्लेट है, तो जैसे हम कोई उदासीन प्लेट इसके पास में लेकर आएंगे तो इसके परिवहन के कारण इस तरफ तो माइनस आ जाएगा, परिवहन के कारण इस तरफ आ जाएगा प्लस, है ना। ये सारा काम पहले इसकी सारी कथा सुन चुके हैं, ऐसा क्यों होता है, बार बार टाइम खराब नहीं करेंगे। इसके अंदर आवेश इसका Q है, विभव अभी भी इसका V है ना, धारिता C बराबर Q बटा V है। स्टेप थर्ड के अंदर क्या करो, स्टेप थर्ड के अंदर दूसरे वाले प्लेट को भू संपर्कित कर दो। क्या कर दो, भू संपर्कित। देखो कैसे, इसको भू संपर्कित कर दो। तो जैसे आप इसको भू संपर्कित करते हो तो सारा का सारा प्लस वाला आवेश अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि इस प्लस ने इस वाले माइनस को बांध के रखा है, जमीन में नहीं जाने देगा, ये सारा चला जाएगा। ये डिस्चार्ज कैसे होता है ये बता चुका हूं। यहाँ प्लस है, इसका इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ध्यान रखना, चालक प्लेट है सारी, है ना। ये प्लस वाला, इसका इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जमीन में से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर ये माइनस वाला होता तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो इलेक्ट्रॉन हमारी धरती में चले जाते। क्यों, क्योंकि धरती की धारिता सैद्धांतिक रूप से अनंत मानी जाती है, कितना भी आवेश धारण कर सकती है, कोई इसकी सीमा नहीं। धरती हमेशा भूखी रहती है, कभी धापते नहीं, है ना। अब देखो अगला, अब यहां पर आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि इसका जो विभव है वो V है, और इसके कारण इस पर विभव V डैश है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्लेट के पास में एक और प्लेट है। तो इससे हम क्या समझे कि इस प्लेट का खुद का तो विभव होगा ही होगा,
बाद में इसके कारण भी यहाँ पर विभव होगा। याद करो, देखिए हमने एक न्यूमेरिकल किया था कहीं सारे, यहाँ पर क्यू आवेश, यहाँ पर 2q आवेश, इस बिंदु पर विभव ज्ञात करो। तो इस बिंदु पर विभव इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो इस वाले प्लेट पर विभव आपकी बात, खुद के कारण तो यही भी, इसके कारण भी होगा। इसके कारण हमने V डैश या V1 मान लो, क्या मान लो, V1 हो गया। कितना हो गया, V1 हो गया। क्यों, क्योंकि प्लस वाला तो सारा जमीन में चला गया, तो केवल कौन सा बचा इसके ऊपर, माइनस वाला। तो विभव V1 मान लिया इसकी वजह से। कितना मान लिया, V1। तो इस वाले प्लेट पे टोटल विभव कितना हो गया, मान लो V डैश कितना हो गया, और टोटल विभव होगा V माइनस V1। माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश, और विभव को हमेशा चिन्ह सहित लेना है। तो V डैश बराबर V माइनस V1, यानी ये भू संपर्कित उदासीन प्लेट इसके पास में रखने के बाद में क्या हुआ, इसका विभव चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ, उल्टा कम हो गया। क्या हो गया, उल्टा कम हो गया। तो देखो कम हो गया, V डैश बराबर V माइनस V1। अब क्या होगा, धारिता C बराबर कितनी, Q बटा V माइनस V1। क्या आवेश अभी भी Q ही है, क्योंकि दोनों के बीच में संपर्क तो हुआ ही नहीं कोई, है ना, दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, दूर दूर रखिए एक दूसरे से, तो इस पर आवेश अभी भी Q ही रहेगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटे V माइनस V डैश, इसकी धारिता C डैश मान लो। क्या मान लो, C डैश, क्योंकि विभव चेंज हो गया है। अब देखो पहले वाला जो फॉर्मूला है था वो क्या था, C बराबर Q बटा V, स्टेप फर्स्ट में दोनों का अनुपात लो, तो C डैश अपॉन C बराबर Q बटे V माइनस V1 इंटू V बटे Q, Q से Q कट गया, तो C डैश बटे C बराबर V बटे V माइनस V1। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखो, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, कौन कौन में से, V बड़ा है V माइनस V1 से। क्या बड़ा ही, अगर ये 10 होता तो ये 10 से कम ही होगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या, इसमें छोटी संख्या का इसमें भाग लग रहा है, इसका मतलब है कि V बटे V माइनस V1 बड़ा होगा 1 से, तो C डैश बटे C भी बड़ा होगा 1 से, तो C डैश बड़ा होगा C से। क्या पता चला इससे, कि धारिता बढ़ गई है। याद करो वो चीज, धारिता की निर्भरता अन्य चालकों की उपस्थिति पर, कि अगर किसी आवेशित प्लेट के पास में कोई भू संपर्कित उदासीन प्लेट लाई जाती है, तो उस पहले वाले प्लेट पर विभव का मान कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है ना। तो संधारित्र की परिभाषा क्या हो गई, कि चालक के आकार में, हमने इसके आकार में परिवर्तन किया, क्या कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, तो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाना क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है ना। ये ऐसा काम कौन सी युक्ति करती है, संधारित्र करता है ना। तो ये आपका हो गया भाई संधारित्र का सिद्धांत। क्या हो गया, संधारित्र का सिद्धांत, है ना। अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले संधारित्र के प्रकार की। संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो संधारित्र भाई कई प्रकार के होते हैं। देखो पहला है समांतर प्लेट संधारित्र, हम नॉर्मली विशेष चर्चा इसी के बारे में करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र, सबसे ज्यादा बातें हम इसी के बारे में करेंगे। दूसरा गोलीय संधारित्र, इसका एक ही टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग है, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र, यह आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा, आप कहोगे तो डेरिवेशन भी करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना आज ही, बेलनाकार संधारित्र, है ना। कोई अगर टॉपिक मैंने अगर नहीं पढ़ाया, छोड़ दिया, और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया, तो है ना, वो मैं पूरा करवा दूंगा अगले किसी वीडियो में। तो देखो समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। तो अब देखो संधारित्र के बारे में वास्तव में होता क्या है, क्या चीज होती है संधारित्र, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो जो भाई संधारित्र होता है उसमें 2 प्लेटें होती, दोनों चालक प्लेटें होती, समान आकार की होती है ना, रंग रूप सब में समान होती, प्रकृति भी दोनों की सेम होती। एक प्लेट पर प्लस आवेश होता है और दूसरे प्लेट पर उतना का उतना ही आवेश होता है, दूसरे प्लेट पर उतना का उतना ही आवेश होता है, लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। इस पर प्लस क्यू आवेश होता है, इस पर माइनस क्यू आवेश होता है। ठीक है भाई, प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश, है ना। लेकिन दोनों पर आवेश कैसा होता है, बराबर होता है, यानी क्यू बराबर क्यू, या इसका बराबर इसका, लेकिन विपरीत, है ना, दोनों पे अपोजिट होता है। तो अगर हम गौर से देखें तो संधारित्र का कुल आवेश क्या होता है, हमेशा 0। क्या होता है, 0। इसका मतलब अगर आप किसी गाउसियन पृष्ठ में किसी संधारित्र को रख दें तो बताओ उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। अगर आप गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई संधारित्र को रख दें तो बताओ उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इससे संबंध फ्लक्स। मैंने कहा था गाउस के नियम में हमेशा आपको कुल आवेश पर गौर करना है, बाकी किसी चीज पर नहीं। कुल आवेश 0
तो फ्लक्स भी कितना है 0। यहां से एक अच्छा सवाल भी बनता है संधारित्र का। अब आगे चलो, संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो याद करो ऐसा न्यूमेरिकल कहीं देखा है क्या आपने? ऐसा न्यूमेरिकल कहीं आपने देखा है क्या? पी क्यू आर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 0, यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 0। याद करो, देखिए पीछे न्यूमेरिकल करवा रखा है, कहां पर? विभव वाले चैप्टर के अंदर करवाया था, है ना? सॉरी, गाउस के नियम वाले चैप्टर में। गाउस के नियम वाले चैप्टर में जो प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था ना हमने, तब हमने पढ़ा था, मैंने कहा था आगे एक चैप्टर में काम में आएगा, ये यहाँ काम में आएगा, है ना? ये न्यूमेरिकल आप पीछे जाके देख लेना, है ना? जहाँ प्लेट वाला पढ़ा था ना कि किसी आवेशित अपरिमित आकार की प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, उसी लेक्चर में मिल जाएगा आपको, है ना? अब देखो, तो संधारित्र के बाहर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है? प्लस वाले प्लेट से माइनस वाले प्लेट की ओर। ठीक है भाई, ये संधारित्र के बारे में बेसिक जानकारी थी, नॉर्मली आपकी नॉलेज के लिए काम में आएगा। तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र। तो भाई ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या चीज होती है? तो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर क्या होता है कि दो समान आकार की प्लेटें होती, आकार और क्षेत्रफल दोनों सेम होती, आयताकार प्लेटें होती, एक दूसरे के सामने ऐसे रखी होती अल्प दूरी पर, और दोनों पर परिमाण में समान लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। ये वाली प्लेट भू संपर्कित होती है ना, ऐसा आप मान सकते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर वास्तव में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इधर से इधर हो गया, इस पर आवेश प्लस क्यू और इस पर आवेश माइनस क्यू। ये व्यवस्था क्या कहलाती है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। बीच की दूरी डी जो अल्प होती है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना? ए। कितना होता है? ए। अब हम इसकी धारिता का सूत्र ज्ञात करते हैं, कैसे? तो संधारित्र की धारिता का सूत्र हम जानते हैं। धारिता का सूत्र क्या होता है? आवेश बटे विभव। लेकिन संधारित्र की धारिता का आपको किस प्रकार निकालना है? आवेश, एक प्लेट का आवेश बटे दोनों प्लेटों के मध्य का विभवांतर, के मध्य का विभवांतर। ऊपर वाले में वस्तु आए अगर केवल, तो विभव काम में लेना है, और अगर संधारित्र आए तो क्या काम में लेना? विभवांतर। हमेशा भाग किसका लेना? विभवांतर का, विभव का भाग नहीं देना। कई स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। अब देखो आगे क्या होगा इसके अंदर। आगे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमेशा डेरिवेशन को करने का तरीका यही होता है, आपको पता होना चाहिए ज्ञात क्या करना है। ज्ञात क्या करना है? धारिता C बराबर Q बटा V। तो आवेश तो Q है, हमें पता है ना? चाहो तो छोटा Q ले लो, थोड़ा इजी होता है इससे, हालांकि फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा इससे। C बराबर Q बटा V, आवेश Q और V क्या? विभवांतर। क्या है? विभवांतर। तो अगर हमें दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर पता हो और आवेश में भाग देते, क्या आ जाएगी? धारिता। तो विभवांतर हम जानते हैं, विभवांतर V बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र गुना दूरी। V बराबर E गुना D, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हमें पता है। संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र देखो, प्लस वाले प्लेट से दूर की ओर E1 और माइनस वाले प्लेट की ओर E2। तो E बराबर E1 प्लस E2। एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इतना ही होता है ना? आधा आधा जोड़ के एक हो गया, तो V बराबर कितना हुआ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा D। ये फॉर्मूला उठा के रख दो धारिता के सूत्र में। तो C बराबर Q बटे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा D। तो C बराबर Q बटे सिग्मा की जगह क्या लिख दिया? Q बटा A एप्सिलॉन नॉट गुणा D। Q से Q कट गया, तो C बराबर कितना आया? एप्सिलॉन नॉट A बटे D। ये धारिता का सूत्र। अब बताओ, देखिए डेरिवेशन मुश्किल है क्या? ऐसे पूरे चैप्टर में ऐसे तो डेरिवेशन बिल्कुल इजी डेरिवेशन, आपको पता होना चाहिए ज्ञात क्या करना है। मेरे हिसाब से इसमें 1% भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? अब यहाँ से बात आती है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता निर्भर किस पे करती है? एप्सिलॉन नॉट किसका प्रतीक है? माध्यम का। किसको बताता है? माध्यम को बताता है, तो माध्यम पर डिपेंड करती है। क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। क्षेत्रफल बढ़ेगा प्लेटों का, या प्लेटें छोड़ी होगी तो धारिता बढ़ेगी। बीच की दूरी अगर बढ़ाई हमने तो धारिता घट जाएगी, यानी प्लेटों को दूर ले जाएंगे तो धारिता घटती जाएगी, जैसे जैसे पास आएगी धारिता बढ़ती जाएगी। ये धारिता को ज्ञात करने का सूत्र है। अब हम क्या करें? यदि इसके बीच में माध्यम बड़ा हो तो
तो क्या होगा फिर, हालांकि हम इसका अलग से एक डेरिवेशन करेंगे, फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो इस प्लेट में माध्यम भर देते तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन ए बटा डी, और एप्सिलॉन आर बराबर लिखते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो सी बराबर एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। इसको सी एम कह देते माध्यम किया, तो सी एम बराबर एप्सिलॉन आर, बाकी की जगह हम सी नॉट रख देते हैं माध्यम, यानी माध्यम में धारिता बढ़ जाती है। माध्यम बढ़ने पर धारिता संधारित्र की बढ़ जाती है। अब देखो आगे यहां पर इसके आगे जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि यदि अपरावजित पदार्थ का जो टॉपिक पढ़ा था ना वो यहां काम में आएगा। देखो अगली जो हमारी हेडिंग है ये तो था समांतर प्लेट संधारित्र और उसकी धारिता, है ना। इसके अलग हम छोटे से चाहो तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, सीज प्रपोजल है, सीज प्रपोजल 1/d। तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा व्युत्क्रम अनुपातिक, है ना, याद रख लेना। अब आगे देखो भाई, आगे जो हमारे जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, वो भी पूर्णतः भरा हो। पूर्णतः का मतलब पूरा अच्छे से भरा परावैद्युत पदार्थ, और उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, तो इसकी धारिता ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे आप, वही कार्य सी बराबर क्यू बटा वी निकालना है, तो वी बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी। अब की बार विद्युत क्षेत्र निर्वात कर लेंगे, माध्यम कर लेंगे क्योंकि माध्यम है, तो माध्यम का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई एम बराबर ई नोड अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या पहले 20 बार बता चुका हूं मैं, तो ई नोड अपॉन एप्सिलॉन आर, ई एम बराबर संधारित्र के प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना हो रहा है निर्वात में, सिग्मा एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर। अभी पीछे वाले डेरिवेशन में हमने ज्ञात किया था, ये उठा के यहाँ रखो, तो V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। तो C बराबर Q बटे सिग्मा की जगह Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुणा डी। Q से Q कट गया, तो C बराबर कितना आया, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए बटा कितना आया डी, है ना। इसको माध्यम का मान लो, अगर माध्यम का मानते हो तो एप्सिलॉन आर सी नॉट हो जाएगा। अभी जो बताया था बिल्कुल वैसा ही मामला है, बस डेरिवेशन कई बार वो पूरा पूछ लेता है तो आपको पूरा करना पड़ता है, वरना उसके वो वाला डेरिवेशन करके बाद में माध्यम ले लो, है ना। उससे सेम इसके अंदर यानी दोनों के अंदर रिजल्ट सेम आता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग होता है। कई बार वो डेरिवेशन पूरा आपको पूछ लेता है ना, तो यहाँ पर आपके कई बार गड़बड़ हो जाती है ना। अब अगला टॉपिक देखो, इसके आगे देखो, इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके अगला जो हमारे टॉपिक है वो हमारे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई की पट्टिका रखी, क्या रखी हो, टी मोटाई की पट्टिका, यानी जैसे ये हमारा संधारित्र है वो संपर्कित है, टी मोटाई की पट्टिका रख दे, और टी मोटाई की जो पट्टिका है इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, और इसकी जो मोटाई है वो है टी, बीच की दूरी कितनी है डी, है ना। तो यहाँ पर धारिता हमें इसकी निकालनी, तो धारिता C बराबर Q बटे विभवांतर। तो यहाँ पर इसका जो विभवांतर है वो विभवांतर V बराबर कितना होगा, हम जानते हैं बीच में थोड़ी दूर माध्यम है, बाकी हवा है। तो ये जो क्षेत्र है ये तो है वायु क्षेत्र, ये वाला, और ये जो है ये माध्यम वाला। तो हम जानते हैं विभवांतर V बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, तो एक होगा EM गुणा T, क्योंकि T दूरी में माध्यम बड़ा है, प्लस एक होगा ई नोट गुणा डी माइनस टी। वायु क्षेत्र कितना है, डी माइनस टी। तो यह विभवांतर कैसे लिखा समझ में आया, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र वायु में जितना होता है उतना ही है, क्योंकि यहाँ पर वायु है, माध्यम के लिए इतनी दूर में भरा है, तो ई एम गुणा कितना हो गया टी। अब देखो ई एम की वैल्यू सिग्मा अपॉन, देखो ई एम की वैल्यू क्या होती है, ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर, सीधा ऐसे लिखो, टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। अब देखो देखिए V बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी। ये आपका हो गया विभवांतर। अब देखो, अब तो कैलकुलेशन है बस। अब इसके अंदर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आर आपके कॉमन, तो क्या बचा अंदर T बटे एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, है ना। अब देखो धारिता क्या हो जाएगी, C बराबर Q बटा V, तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बटे V की जगह कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको पहले लिख देते है ना।
अब देखो आगे, अगर आप इससे आगे देखो तो इसके अंदर हम लिखेंगे C बराबर Q बटा V, ये फॉर्मूला हो गया Q बटे सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे Q बटा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बटे एप्सिलॉन R। Q से Q कट गया तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। अब आपको मैं ये कहूंगा कि अगर आप फॉर्मूला याद करते हो समांतर प्लेट संधारित्र का तो ये याद करो हमेशा।